Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat online classes. Today I am going to discuss about neurological disorder that is epilepsy. इसको अनदर नेम हम सीजर डिसऑर्डर भी बोलते हैं. सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में. A seizure is a sudden uncontrolled electrical disturbance in the brain. It can cause changes in behavior, movement or feeling and level of consciousness. सीजर क्या होती है जी? एक ऐसी सिचुएशन होती है जो सडनली होती है बॉडी में. सडनली मीन्स एकदम से होती है. अनकंट्रोल्ड मीन्स जिसपे अपना कोई कंट्रोल ना हो. बॉडी से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है, डिस्चार्ज होता है इन द ब्रेन. इट कैन कॉज, और जब ये वाली सिचुएशन होती है सडनली तो उसके बाद क्या होगा? बिहेवियरल मोमेंट में और फीलिंग्स में क्या आ जाएगी? चेंजेस आ जाएगी. और पेशेंट का जो लेवल ऑफ कॉन्शियस है मीन्स एलओसी शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं इसको, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है पेशेंट का डिस्टर्ब हो जाएगा. पेशेंट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में. उसकी मेमोरी थोड़े टाइम के लिए लॉस हो सकती है इस कंडीशन में. अब हम बात करेंगे सीजर और एपिलेप्सी में डिफरेंस के बारे में. एपिलेप्सी क्या होती है? एपिलेप्सी होती है कि जब कोई कंडीशन बार बार पेशेंट को हो, मीन्स रिकरेंट एपिसोड हो, बार बार कोई कंडीशन हो, सीजर्स पेशेंट को बार बार हो तो उसको बोलते हैं एपिलेप्सी. सीजर होती है जब फर्स्ट टाइम पेशेंट को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज डिस्टर्बेंस हो इन द ब्रेन, उस कंडीशन को बोलते हैं सीजर्स. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में. क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिलेप्सी अंडर दिस, first is generalized seizure, partial seizure. First is generalized seizure. Generalized seizure क्या होते हैं? The aberrant electrical discharge diffusely involve the entire cortex of both hemispheres from the onset and consciousness is usually lost. Generalized seizures result most often from metabolic disorder. जनरलाइज सीजर क्या होते हैं कि इसमें पूरी बॉडी जो होती है शेक करने लगती है, फिट्स पड़ते हैं इसमें, और इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, इन्वॉल्व होते हैं इसमें. इंटायर मीन्स पूरे का पूरा ब्रेन का पार्ट होता है कॉर्टेक्स, वो पूरे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. बोथ हेमिस्फेयर फ्रॉम द ऑनसेट मीन्स ये जो पार्ट होते हैं वो ऑनसेट से लेकर लास्ट तक रहते हैं पेशेंट को. मीन्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी इसमें होते हैं पेशेंट को. मीन्स इसको कह सकते हैं. फर्स्ट है जनरलाइज सीजर. द अब्रेटेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज डिफ्यूजली इन्वॉल्व द एंटायर कॉर्टेक्स ऑफ बोथ हेमिस्फेयर फ्रॉम द ऑनसेट एंड कॉन्शियसनेस इज यूजली लॉस्ट. Generalized seizure result most often from metabolic disorder. Generalized seizure में क्या होता है कि इसमें पूरी बॉडी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, और इसमें जो इंटायर कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का पार्ट वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, और पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो लॉस हो जाता है इस कंडीशन में. जनरलाइज सीजर आते हैं मीन पूरी बॉडी में शिवरिंग होती है पेशेंट को, और इसमें ये जो प्रॉब्लम होती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण होती है. जनरलाइज सीजर की जो प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट इज पार्शियल सीजर. द पार्शियल सीजर एक्सेस न्यूरल डिस्चार्ज एक्सेस अकर इन वन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मोस्ट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज. पार्शियल सीजर में क्या होता है कि बॉडी का हाफ जो पार्ट होता है मीन्स हाफ पार्ट, पार्शियल मीन्स हाफ, फुली नहीं, इंटायरली नहीं, उसका जो हाफ पार्ट है बॉडी का वो इसमें इन्वॉल्व होता है. और इसमें कह सकते हैं कि इन द वन सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो इन्वॉल्व होता है, एक साइड की जो ब्रेन होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, ब्रेन का एक पार्ट इन्वॉल्व होता है. तो उसके कारण पेशेंट को जब सीजर आते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियल सीजर. और इसमें क्या क्या होता है? स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी भी होती है पेशेंट में. Next, further classification of generalized seizure. The first under this, tonic-clonic seizure, absence seizure, myelonic seizure, tonic seizure, atonic seizure and clonic seizure. सबसे पहले हम बात करेंगे tonic-clonic seizure के बारे में. जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर है उसको ग्रैंड mal सीजर भी बोलते हैं. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फॉलिंग टू ग्राउंड. इसमें पेशेंट एकदम से अपना कॉन्शियस लेवल है वो खो बैठता है और ग्राउंड पे गिर जाता है. फॉलोड बाय स्टिफनेस ऑफ बॉडी. इसमें जो टू कंडीशन होती है टॉनिक और क्लॉनिक. टॉनिक का मतलब है जब बॉडी में पूरी स्टिफनेस हो जाती है
मीन्स अकड़ा चढ़ जाता है पेशेंट को, पूरी बॉडी उसकी काम नहीं करती, स्टिफनेस हो जाती है, टाइटनेस हो जाती है, उसके मसल्स में टाइटनेस हो सकती है, उस कंडीशन को बोलते हैं टॉनिक फेज। और सेकंड क्या है, सब्सिक्वेंट जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज किसको बोलते हैं, अपर बॉडी जैसे कि आर्म्स और लेग्स, एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं अंडर, इसमें आर्म्स और लेग्स इन्वॉल्व होती हैं, उसकी क्या हो जाती है, जर्की मूवमेंट्स होती हैं, एकदम से मूवमेंट होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं क्लॉनिक फेज। टॉनिक क्लॉनिक केस इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि टॉनिक में होती है स्टिफनेस ऑफ द बॉडी और क्लॉनिक में होती है जर्किंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पेशेंट। और इस कंडीशन को टोटल हम क्या बोलते हैं, पूरी कंप्लीटली टॉनिक क्लॉनिक सीजर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट अपना जो कॉन्शियस लेवल है वो खो बैठता है और पेशेंट की बॉडी एकदम से स्टिफ हो जाती है और पेशेंट ग्राउंड पे गिर जाता है, फॉल हो जाता है इस कंडीशन में। सेकेंड इज एब्सेंट सीजर, अनदर नेम इज एक्कापेटिट माल सीजर्स। It is brief starting spell resembling daydreaming that last only few seconds, so often get unnoticed। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ऐसे लगता है, डे ड्रीमिंग होती है इसमें, और जो पेशेंट के जो डे ड्रीमिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, पेशेंट को जैसे लगता है डे ड्रीमिंग के कारण, वो बिल्कुल अननोटिसेबल होती है, पेशेंट को इसके बारे में प्रॉपरली नहीं पता होता इसके बारे में, पेशेंट को जो पहले हुआ था, पेशेंट की कंडीशन जो थी उसके बारे में वो बिल्कुल भी अननोटिस रहता है, मीन्स उसके बारे में उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता। नेक्स्ट इज मायोटोनिक सीजर, इट इज करेक्टराइज्ड बाय सडन एक्सेसिव जर्क ऑफ द बॉडी और एक्सट्रीमिटीज। मायोटोनिक में क्या होता है कि बॉडी एकदम से क्या हो जाती है, जर्की मूवमेंट करती है, उसकी जो फुली एक्सट्रीमिटीज होती हैं, बॉडी अपर और बॉडी के एक्सट्रीमिटीज होती हैं, आर्म्स और लेग, उसमें क्या होता है कि सडनली एक्सेसिव जर्क होने लगते हैं एकदम से। नेक्स्ट इज एटॉनिक सीजर। एटॉनिक सीजर में क्या होता है कि पेशेंट के मसल्स की टोन होती है वो बिल्कुल लूज हो जाती है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल जो होता है गिरने के बाद बिल्कुल लॉस हो जाता है पेशेंट का कॉन्शियस लेवल। पेशेंट हैज़ हाई रिस्क फॉर हेड इंजरी, इसमें गिरने के बाद पेशेंट के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि पेशेंट को हेड इंजरी होती है इस कंडीशन में, एटॉनिक में। नेक्स्ट इज टॉनिक सीजर। अगर हम पहले हमने बात की थी टॉनिक क्लॉनिक, अब हम इसको डिफरेंस में इसको मीन्स अलग अलग हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इट इन्वॉल्व सडन ऑनसेट ऑफ मेंटेन इंक्रीज टोन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो मसल टोन होती है वो एकदम से चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज क्लॉनिक। क्लॉनिक में क्या होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है पेशेंट को और मसल्स टोन जो होती है बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाती है, जर्की मूवमेंट्स भी आती हैं इस कंडीशन में। अब सेकेंडली हम बात करेंगे, पहले हमने जो टाइप्स की थी वो जनरलाइज की, अब फोकल में हम बात करेंगे। फोकल सीजर में सिंपल फोकल सीजर, इसमें क्या होता है पेशेंट को इन दिस पर्सन रिमेन कॉन्शियस बट एक्सपीरियंस अनयूजुअल फीलिंग और सेंसेशन। इसमें पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो बिल्कुल ठीक रहता है बट उसको ऐसी फीलिंग आती है कि वो उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है, उसको ऐसी फीलिंग आती रहती है, सेंसेशन आती रहती है, अनयूजुअल फीलिंग और सेंसेशन आती है उसको। और इसके साथ क्या होता है पेशेंट को, दे में एक्सपीरियंस सडन अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग ऑफ एंगर सैड, कि पेशेंट को जो फीलिंग आती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जो पेशेंट को एकदम से गुस्सा आता है या सैड सिचुएशन होती है उसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं पता चलता उसको। दे में हियर, उसको ऐसे लगता है कि कुछ उसको सुनाई दे रहा है, स्मेल आ रही है, टेस्ट के ऐसे थिंग्स उसको मतलब भी रिकॉग्नाइज होती हैं, उसको लगता है बट वो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हेलुसिनेशन सिचुएशन हो जाती है पेशेंट की। फोकल के अंडर सेकंड पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर्स। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है और पेशेंट डे ड्रीमिंग में रहता है इस कंडीशन में, कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर में। नेक्स्ट अदर्स में आते हैं इसके टाइप्स, साइकोजेनिक सीजर्स। साइकोजेनिक सीजर में क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसको सीजर्स आ रहे हैं बट एक्चुअल में वो नहीं होते, एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को, कि पेशेंट को लगता है कि उसको सीजर आ रहे हैं, फीलिंग्स ऐसे आ रही हैं, सेंसेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, कुछ भी ऐसा उसको फील होता है बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता, जस्ट उसके साइकेट्रिक डिसऑर्डर के कारण ऐसे होता है। अब हम बात करेंगे कॉजेटिव फैक्टर के बारे में, टियोलॉजी के बारे में। फर्स्ट इज जेनेटिक सिंड्रोम, सेकंड क्रोमोसोमल 22,
डिलीशंस और डुप्लीकेशन सिंड्रोम। नेक्स्ट थर्ड वन इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अंडर दिस हाइपोग्लाइसीमिया, एसिडोसिस हो सकता है। इस कंडीशन के कारण भी एपिलेप्सी फिट्स आ सकते हैं पेशेंट को। माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, सीजर्स डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सिंगल जीन म्यूटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक सिंड्रोम के बारे में। A number of genetic syndromes are known to cause seizures। मीन्स काफ़ी सारे जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पेरेंट से जो एपिलेप्टिक फिट्स के जो चांस होते हैं वो फर्दर ट्रांसफ़र हो जाते हैं वन जनरेशन से अनदर जनरेशन, जहाँ पेरेंट से भी वो हो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। सेकेंड इज क्रोमोजोमल डिलीशंस और डुप्लीकेशन सिंड्रोम। मीन्स क्रोमोजोमल अगर कोई डिफेक्ट हो पेशेंट को तो उसके कारण भी पेशेंट को एपिलेप्सी फिट्स हो सकते हैं। थर्ड वन इज हेड ट्रॉमा। अगर किसी को ब्रेन इंजरी हुई हो, ब्रेन अटैक हुआ हो तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज ब्रेन एबनॉर्मेलिटी। अगर ब्रेन में कोई कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम हो, पहले से कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके कारण भी पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं, सच एज एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन और कार्नियस मालफॉर्मेशन। इसके कारण भी पेशेंट को एपिलेप्टिक फिट्स हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं। इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को कोई मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है, मेनिंजाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजेस। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसकी कंडीशन के बारे में कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। एचआईवी अगर किसी को हो, वायरल एंसेफेलोटाइटिस हो, एंसेफेलोपैथी हो, तो उसके कारण भी पेशेंट को सीजर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रीनेटल इंजरी। अगर किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कारण कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई मदर का पुअर न्यूट्रिशन है, वो प्रॉपरली अपनी डाइट नहीं ले रही, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रहती है, तो उसके कारण बेबी को ये प्रॉब्लम आ सकती है, एपिलेप्टिक फिट्स हो सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं पेशेंट को। सेवंथ वन इज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कारण भी एपिलेप्टिक फिट्स पड़ सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण पेशेंट को एपिलेप्टिक फिट्स हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं। एज के कारण भी हो सकते हैं। अगर किसी की इंक्रीजिंग एज के साथ हो सकते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री हो। फैमिली हिस्ट्री कह सकते हैं कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो, किसी को जो डिसीज है वो उसके जीन्स के साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हेड इंजरी, अगर किसी को पहले से ट्रॉमा हुआ है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है फॉर एग्जांपल, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रोक हुआ हो, स्ट्रोक क्या होता है कि lack of blood supply to the brain tissue, it get necrosis and after that patient unable to recognize something say things। जैसे कह सकते हैं कि वो प्रॉपरली अपना कॉन्शियस लेवल जो खो बैठता है, LOC जो होता है पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है उस कंडीशन में थोड़े टाइम के लिए। अदर वस्कुलर डिसीज हो, जैसे वेसल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे कोई एक्यूमुलेशन हुई हो, डिमेंशिया के कारण भी हो सकता है, ब्रेन इन्फेक्शन हुई हो, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हुई हो, तो उसके कारण भी पेशेंट को एपिलेप्टिक फिट्स हो सकते हैं। सीजर्स इन चाइल्डहुड, अगर पेशेंट को चाइल्डहुड में सीजर्स आते हैं तो ऑब्वियस उसके मीन्स ग्रो करने के बाद भी वो सीजर्स रहेंगे पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ सीजर्स। अगर आपको एग्जाम में फेजेस ऑफ सीजर आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द फर्स्ट फेज ऑफ द सीजर इज बिगनिंग फेज। बिगनिंग आप नेम से जज कर सकते हैं कि बिगनिंग मीन स्टार्ट फेज। इसमें आता है प्रोडोम स्टेज। ड्यूरिंग द प्रोडोमल स्टेज सम पीपल कैन टेल when seizures is on its way, they may be notice some early sign hours or even days before the seizure start। बिगनिंग फेज में क्या होता है कि पेशेंट को सम टाइम की मतलब पहले से ही पता चल जाता है कि उसको अगर एक भी साइन आए, अर्ली साइन आए, तो उसे पता चल जाता है कि उसको सीजर्स आने वाले हैं। तो वो क्या करता है कि अपने सारे काम छोड़कर वो रेस्टिंग पोजीशन पर रहता है इस कंडीशन में। इसमें होता क्या क्या है कि पेशेंट को पता चल जाए कि पेशेंट को बिगनिंग है साइन, मतलब उसके जो सीजर्स है पड़ रहे हैं पेशेंट को, कौन कौन से ऐसे साइन होते हैं कि पेशेंट को पता चल जाए कि उसको सीजर्स आने वाली हैं। मूड चेंज होने लगता है पेशेंट का, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ लाइटनिंग, डिफ़िकल्ट स्लीपिंग। पेशेंट को ऐसे फील होता है कि डिफ़िकल्टी आती है स्लीपिंग में। बिहेवियरल डिसऑर्डर चेंजेस आते हैं, उसके बिहेव में काफ़ी चेंजेस आते हैं, जैसे कह सकते हैं मूड स्विंग्स होते हैं पेशेंट को। प्रोड्रोमल के बाद पेशेंट की जो स्टेज होती है वो होती है ऑरा। ऑरा में क्या होता है कि ऑरा आर द जर्नली कंसिडर्ड एज अर्ली पार्ट ऑफ द सीजर। ये भी क्या होता है कि अर्ली पार्ट ऑफ द सीजर्स होता है।
इसमें क्या होता है कि पेशेंट को अजीब सी स्मेल आती है, साउंड, टेस्ट, उसको ऐसे पता लगता है कि मुझे कोई स्मेल आ रही है, बट वो एक्चुअल में ऐसे होती नहीं है, जस्ट पेशेंट को फील होता है। डिजीनेस होगी, चक्कर आएंगे पेशेंट को। विजुअल मीन्स विजन में क्या हो सकता है कि पेशेंट को ब्लर्ड हो सकता है, विजन प्रॉपरली विजन नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा किसी चीज़ को। थोड़े टाइम के लिए पेशेंट को जो ब्लर हो सकती है उसकी विजन। नेक्स्ट इज नमनेस हो सकती है, सुन्न हो सकते हैं उसके हाथ पैर। नोजिया, हेडेक, पैनिक फीलिंग हो सकती है उसको। फीवर मीन्स सॉरी उसको फियर बहुत हो सकता है, डर उसके अंदर पैदा हो सकता है इस कंडीशन में। तो उसको पता चल जाता है कि उसके जो सीजर्स के बिगनिंग टाइम है वो स्टार्ट हो गया है, मीन्स साइन एंड सिम्टम शो होते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट इज मिडल फेज। पहले हमने किया था फेज बिगनिंग फेज, सेकेंड वन इज मिडल फेज। इट्स द टाइम फ्रॉम फर्स्ट सिम्टम्स टू द एंड ऑफ द सीजर्स एक्टिविटी। ये जो फेस होता है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहता है। इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम इंटेंस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है इसमें। अकरिंग इन द ब्रेन, ब्रेन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है पेशेंट को। और हम अब इसमें बात करेंगे कि पेशेंट को कौन कौन से साइंस जो होते हैं वो शो होते हैं मिडल फेज में। लॉस ऑफ अवेयरनेस होती है पेशेंट को, मेमोरी लॉस हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, जैसे कह सकते हैं पेशेंट कंफ्यूज रहता है, उसके प्रॉपरली कुछ सुनता नहीं है थोड़े टाइम के लिए। डिफिकल्टी होती है हेयरिंग में। ट्विस्टिंग, उसको ऐसे ट्विस्टिंग होती है, उसके मसल्स में ट्विस्टिंग होती है। बोलने में प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, उसके मसल्स में कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो ईजिली गिर सकता है। बॉडी में कन्वर्जन्स आते हैं, फिट्स आते हैं। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और सांस जो लेनी बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग हो जाती है कि प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई जो है प्रॉपरली नहीं होगी, पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड इज एंड स्टेज, मीन्स जब सीजर का एंड स्टेज होता है उसको एंडिंग फेज बोलते हैं, पोस्टेटल बोलते हैं इसको। दिस इज द रिकवरी स्टेज। एक्चुअली ये जो स्टेज होती है ये रिकवरी होती है, इसमें पेशेंट अपने आप को रिकवर करने लग पड़ता है। एंड ड्यूरिंग दिस फेज एनी फिजिकल आफ्टर इफेक्ट ऑफ द सीजर्स आर फेल्ट। इसमें पता चलता है कि पेशेंट को जो सीजर्स आए हैं उसके कारण फिजिकली बॉडी में क्या क्या इफेक्ट हुए हैं वो उसको पहचानता है। इसमें क्या क्या होता है पेशेंट को इस प्रॉब्लम में, जो लास्ट फेज होता है एंडिंग फेज, उसमें क्या होता है, कौन कौन से साइन जो होते हैं शो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कंफ्यूजन होती है पेशेंट को, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, टायर्ड पेशेंट फील करता है, थकया हुआ फील करता है पेशेंट अपने आप को, थकावट होती है पेशेंट को। एग्जॉक्शन वही सेम कि पेशेंट की जो ब्रीद है वो तेज तेज से होने लगती है। हेडेक होती है पेशेंट को, उसके बावल ब्लैडर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता पेशेंट के, एलिमिनेट इजी कर सकता है पेशेंट, बेड वेटिंग कर सकता है इसमें पेशेंट। फियर, एंजाइटी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा पेशेंट को। एम्बैरेसिंग फील होती है जब पेशेंट का जो स्टेज होती है एंडिंग स्टेज होती है सीजर की, उसके बाद जब उसके रिलेटिव या फैमिली मेम्बर उसके पास होंगे तो वो शेम फील कर सकता है, एम्बैरेसिंग फील हो सकता है। थर्स्ट, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। नोजिया, मुंह में उसके सोर मसल्स हो सकते हैं उसके। वीकनेस हो सकती है उसके बॉडी पार्ट में। इंजरी भी आ सकती है। इंजरी इसलिए आएगी क्योंकि उस टाइम पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो बिल्कुल लॉस हो जाता है, तो पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ बहुत ज़्यादा जर्किंग मूवमेंट करती हैं, तो उसके कारण पेशेंट के हेड पे इंजरी हो सकती है, कट्स लग सकते हैं और बोन भी ब्रेक हो सकती है। अगर पेशेंट किसी हाइट पर है तो उसके कारण पेशेंट को बोन ब्रेक हो सकती है, जैसे कह सकते हैं कि फ्रैक्चर हो सकता है पेशेंट को, क्लोज फ्रैक्चर या कोई भी टाइप का फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, जीसीएस स्कोर करेंगे पेशेंट का। इसमें हम मोटर रिस्पॉन्स पेशेंट का चेक करते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स चेक करते हैं, और थर्ड इज मोटर, वर्बल और आई ओपनिंग चेक करेंगे पेशेंट का कि पेशेंट कैसे आई ओपन करता है प्रॉपरली या नहीं करता। ब्लड टेस्ट करवाएंगे पेशेंट की इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। ईईजी करवाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि एपिलेप्सी की कौन सी टाइप है। ईईजी मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। इसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट की ब्रेन की एक्टिविटी कैसी है। सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे पेशेंट की, पेट स्कैन करवाएंगे। फुल फॉर्म ऑफ द पेट स्कैन मीन्स पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट
जब पेशेंट को सीजर आए थे उसके बाद पेशेंट के जो ब्रेन का पार्ट है वो कितने इन्वॉल्व हुए थे वो उसको फाइंड आउट करेंगे, कितनी प्रॉब्लम एक्सटेंड हुई है उसके लिए हम पेशेंट का पेट स्कैन करेंगे। नेक्स्ट इज न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे। इसमें पेशेंट का असेस पेशेंट थिंकिंग, मेमोरी एंड स्पीच स्किल। इसमें पेशेंट के हम थिंकिंग को चेक करेंगे, पेशेंट पॉजिटिव थिंक करते हैं, नेगेटिव करते हैं, उसका किसके बारे में, किसी थिंग के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कैसे विचार हैं वो हम चेक करेंगे। उसकी मेमोरी चेक करेंगे, पेशेंट की रीसेंट मेमोरी चेक करेंगे एंड स्पीच स्किल्स कैसे चेक करेंगे कि पेशेंट की हम इसमें इंटरव्यू ले सकते हैं, पेशेंट से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके पेशेंट का कम्युनिकेशन कैसा है, तो उसके साथ हम पेशेंट के स्पीच स्किल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मेडिकेशन में हम पेशेंट को डायजेपाम दे सकते हैं, लोरेंजेपाम दे सकते हैं, फिनोबार्बिटॉन देंगे एपिलेप्सी के लिए, वल्पारिक एसिड दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। फेंटाइन दे सकते हैं इसमें पेशेंट को, ताकि जो क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं, टॉनिक क्लॉनिक सीजर, ग्रैंड mal सीजर आ रहे हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए या पार्शियल सीजर के लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं, फेंटाइन देते हैं। बेंजोडाइजेपाम दे सकते हैं इसमें पेशेंट को, प्रेगाबालिन दे सकते हैं। प्रेगाबालिन इसलिए देते हैं क्योंकि पेशेंट को जब फिट्स पड़ते हैं, एक्सट्रीमिटीज उसकी जो जर्क करती हैं, तो उसके साथ पेशेंट की जो वेन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो उसके साथ पेशेंट को न्यूरोपैथिक पेन होती है, उसके लिए हम पेशेंट को प्रेगाबालिन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज फेल्बामेट देंगे पेशेंट को। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वर्जन थेरेपी होती है, इसके लिए हम पेशेंट को देंगे ताकि पेशेंट के जो फिट्स हैं वो ठीक हो जाएं। नेक्स्ट इज गाबापेंटिन देंगे इसमें पेशेंट को, ताकि पेशेंट के जो पार्शियल सीजर्स आ रहे हैं वो ठीक हो जाएं। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में कि अगर आपके आसपास सराउंडिंग आपके कहीं भी कोई आप ऐसे पेशेंट देखते हैं सीजर वाला, तो आप पेशेंट को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। डोंट ड्रिंक अल्कोहल, यूज इलीगल ड्रग और स्मोक। अगर पेशेंट को ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो वो ड्रिंक बिल्कुल मत करे, ड्राइव ना करे ड्रिंक के बाद। प्रोटेक्ट योर हेड विद हेलमेट ड्यूरिंग एनी स्पोर्ट और एक्टिविटी। अगर कोई पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो वो अपनी हेड को प्रोटेक्ट करके रखे, हेलमेट डाल के रखे, ताकि हेड इंजरी के चांस इंक्रीज ना हो, डिक्रीज हो जाएं। गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप। पेशेंट को प्लेंटी ऑफ स्लीप के बारे में डिस्कस करेंगे। डू योर बेस्ट टू अवॉइड गेटिंग टू कोल्ड और फ्लू वगैरह जो अगर पेशेंट को है तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करें। टॉक विद योर डॉक्टर अबाउट ऑल योर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसके बारे में डिस्कस करें। अगर किसी मेडिसिन के साथ उसको प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है तो वो डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। ऑलवेज टेक ऑल ऑफ द एपिलेप्सिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब। जब भी आप मेडिसिन लें एपिलेप्सी की, वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही हो। फाइंड हेल्दी वे टू कोप विद स्ट्रेस। अगर कोई पेशेंट एपिलेप्सी के साथ है तो उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट बनाएं, उसके साथ प्रॉपर कोपिंग करें, ताकि उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो जाए। और अपनी डाइट जो है वो बिल्कुल ठीक रखें, ताकि डेफिशिएंसी के कारण भी ये प्रॉब्लम ना हो। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी मदर को एपिलेप्टिक फिट्स हो रहे हैं तो वो अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाएं। उसके साथ हम जैसे कह सकते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग करानी चाहिए, कपल को प्रॉपरली टीच करना चाहिए इसके बारे में, ताकि फर्दर कोई जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसफ़र ना हो उसके ऑफ स्प्रिंग में। So guys, it's all about my topic. I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.